नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम हो रही है इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। जो आज पेपर हुआ था 30 अगस्त 2024 को, तो वो पेपर है और हम एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से क्वेश्चन आए। आपको बता दें, समय समय पर हम आपको सारे पेपर बताते आए हैं। 22 अगस्त से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए से तब से लेकर अब तक हम डे बाय डे आपको सिक्वेंसली बताते आए हैं। तो अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आईटीआई एग्ज़ाम 2024 नाम से, जाकर उसमें सारे इन क्लासेज को ज़रूर देखना। ये जो क्वेश्चन पेपर हमने बताए हैं, क्योंकि हमारे आईटीआई में क्या खास बात रहती है कि जो क्वेश्चन पेपरों में आते हैं बड़े रिपीट होते हैं। यानी 22-23 तारीख को जो पेपर में आए थे वो आपको 26, 27, 28, 30 तारीख वाले में देखने को मिल गए थे। तो इसी तरह से जिनका पे एग्ज़ाम नहीं हुआ वो बच्चे इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक जानकारी और दे दूं आपको, बच्चों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया हमने एग्ज़ाम से पहले आपको है ना फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशल कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी, ठीक है ना। तो जो पेपर है वो लगभग उसमें से देखने को मिल गया था। हमने 20 क्लासेज तो आपको दी थी टॉपिक वाइज एक एक करके, और 14-15 क्लासेज आपको दी थी हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो रिपीट हुए थे पिछले 3 सालों में। अब आप रिकॉर्डेड क्लास है तो उनकी स्पीड डबल करके देख सकते हो। यानी आपके लिए लगभग 17 से 18 क्लास में काम होने वाला है। अगर आपने वो क्लासेज अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देखना। 100% पूरा पेपर वहीं से फंस रहा है, पूरा पेपर वहीं से आ रहा है, तो ज़रूर आप उस क्लासेज को देखिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए तो देखना ही नहीं है आपको। और पहली बार जुड़े हैं क्योंकि अभी तक देखा नहीं था। बहुत सारे बच्चे पहले से देखते आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मैं बताना चाहूँगा सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं देखना है। आइए क्वेश्चनों पर नज़र डालते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो हम उन क्लासेज के माध्यम से आप तक पहुंचा चुके हैं। सो मैं इतना ही कहूँगा कि इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिपीट कर लो और अच्छे से पढ़ लो। वहाँ हमने डीपली बताया हुआ है, तो यहाँ फटाफट से बस रिवीजन सही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहला सवाल देखो, घरेलू वायरिंग में लीकेज करंट का मान कितना स्वीकार्य है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, रिसाव वर्तमान। बच्चा कंफ्यूज हो जाए, अरे भाई करंट को, ठीक है हम करंट को वर्तमान लिखते हैं लेकिन इतना भी शुद्ध हिंदी नहीं लिखना। इलेक्ट्रिकल में करंट को विद्युत धारा बोलते हैं। लीकेज विद्युत धारा का मान कितना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो। ऑप्शन नहीं आएगा, डी ऑप्शन आएगा। अपनी FLC फुल लोड करंट का 1/5000वां भाग होता है, ठीक है ना। याद रख लेना, जहाँ कहीं भी लिखा हुआ हो ऑप्शन ढूंढ लेना। सीबीटी एग्जाम में देखो ऑप्शन तो वैसे ही सफल होते हैं, ए का बी में, बी का सी में, कहीं भी हो सकता है जो हम क्लासेस करवा रहे हैं। हाँ क्वेश्चन सेम आएंगे। लीकेज करंट देख लो, फिर ऑप्शन ढूंढो 1/5000वां भाग, बस आपका काम हो जाएगा। है अच्छा क्वेश्चन, इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, कवर कर लेना, काम बहुत आएगा। आते हैं क्वेश्चंस, सीधे सीधे आ रहे हैं। एक जानकारी और दे दूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ये क्वेश्चंस आते हैं, अपडेट आते हैं तो हम टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा देते हैं। और साथ ही ऐप का लिंक भी दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लो। आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन देखो, वो कह रहा है कि पावर सब सर्किट में अधिकतम लोड कितना हो सकता है। देखो अपने वायरिंग में 2 सर्किट होते हैं, एक को पावर सब सर्किट बोलते हैं और एक को बोलते हैं लाइट एंड फैन सब सर्किट। पावर सब सर्किट में अधिकतम 3000 वाट का लोड हो सकता है। लाइट एंड फैन जो होता है उसमें 800 वाट का लोड हो सकता है। लेकिन इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बनते हैं, वो है उपभोग बिंदुओं के। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंज्यूमिंग पॉइंट। तो उपभोग बिंदु पावर सब सर्किट में 3000 वाट के साथ तो है 2 पॉइंट, और लाइट एंड फैन में 800 वाट के साथ है 10 पॉइंट। तो कुल मिलाकर के कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपके एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आ रहा है बार बार, सिंपल यही आएगा, एक्स्ट्रा मत पढ़ लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर कई बार बच्चे होते हैं कि सर कुछ इसके बारे में और भी बता दिया करो ताकि चीज़ें याद रहें। अभी आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा, पावर सर्किट में लोड 3000 वाट का ऑप्शन ध्यान में देख लेना, जहाँ भी लिखा वो उत्तर हो जाएगा। देख लेना थोड़ा सा, कहीं पावर सब सर्किट की जगह लाइट एंड फैन लिख दिया ना, फिर उत्तर 800 वाट आएगा, ये ध्यान रखना। हालांकि वो कर नहीं रहे इतना, आईटीआई में सीधे सीधे क्वेश्चंस उठा करके दे रहे हैं, तो आपके लिए तो यूँ समझ लो बस, ठीक है जो है वो सामने आ रहे हैं उसी को ही करना है। सवाल देखो, ECC का पूरा नाम पूछा है। एक होता है ECE, आपके 2 है ये एक जैसे ही, मैं दोनों ही बता रहा हूँ।
पहले ये वाला बताता हूँ। इसका है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ये है आपके सेल वाले चैप्टर में से, सेल का टॉपिक है, आपके सेल का चैप्टर है, उसमें से आता है। और इसका नाम है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, बी ऑप्शन में, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ये वाला है आपके अर्थिंग और वायरिंग इंस्टॉलेशन वाला जो टॉपिक है ना, उसमें से अर्थिंग के क्वेश्चन आएंगे। अर्थिंग इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो इस वाले को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मैंने इसको कई बार करवाया हुआ है तो सवाल गलत होगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इनमें से ही आ रहा है। बच्चों से मेरी बात हुई, ये किसी का भी है, अलग अलग शिफ्ट का है, स्क्रीनशॉट बच्चे भेजते हैं तो उस हिसाब से ले लिया हमने। फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम के अनुसार सही सूत्र क्या है। अब इसमें से देखो 3 क्वेश्चन बनते हैं, मैं तीनों ही बता रहा हूँ। पहला तो यही वाला कि सही सूत्र क्या है। तो फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने कहा था कि जब भी वैद्युतिक अपघटन होता है तो जो मास लिबरेटेड होता है, यानी एकत्रित द्रव्यमान होता है, वो विद्युत रासायनिक तुल्यांक, धारा और समय पर निर्भर करता है। उसने ये कहा था, यानी m बराबर ZIT होता है। ये रहा बी ऑप्शन में, ठीक है। इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग ये था। अब मैं इसी में जो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है वो बता रहा हूँ, सारे याद रखने पड़ेंगे। सेकंड वाला जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि m बराबर ZIT में m से क्या आशय है, m का क्या मतलब है। तो m इंग्लिश में है मास, हिंदी में है द्रव्यमान। क्या बोलते हैं इसको, द्रव्यमान। और द्रव्यमान किस में है, ग्राम इकाई में है, ये ध्यान रखना। किस इकाई में है, ग्राम इकाई में। अब ये तो ये था। अब इसका आया हुआ है जेड की इकाई क्या है, तो ये वो है जो अभी मैं बता रहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या चीज़ है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस फॉर्मूले से निकाल कर देखो, अगर जेड ज्ञात करेंगे तो m/IT हो गया ना। IT होता है Q के बराबर, Q होता है चार्ज। ये ग्राम में भाग वाला प्रति का निशान, और ये आवेश है, आवेश की इकाई होती है कूलाम, इसलिए इसकी इकाई बनेगी ग्राम प्रति कूलाम। तो सुनो दोबारा 3 क्वेश्चन। पहले नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या है, m बराबर ZIT, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन, प्रथम नियम m बराबर ZIT में m किसका संकेत करता है, तो वो द्रव्यमान को दर्शाता है। प्रथम नियम m बराबर ZIT में z की इकाई क्या है, ग्राम प्रति कूलाम। सवाल समझ में आ रहा है क्या, कोई इशू नहीं है किसी को, सही चल रहा है ना सबका। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर देखो। वो कह रहा है कि तांबे के तार पर टिन की कोटिंग क्यों लगाते हैं, इस प्रक्रिया को टिनिंग बोलते हैं। लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, इसे गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। इसी तरह से हम पारे की परत चढ़ाते हैं, उसे अमलगमेशन बोलते हैं। दरअसल तांबे पर जब फ्यूज तार बनाते हैं उस पर टिन प्रक्रिया लगाते हैं, टिनिंग होती है, तो ये कॉपर को ऑक्सीकरण से बचाता है एक तरह से, मतलब वायुमंडलीय प्रभाव और उनसे जल्दी सी डैमेज नहीं होता, एक तरह से कॉपर को कोरोजन से रोक रहा है, यूँ समझ लो। तो ऑप्शन इसका आएगा आपका सी, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, तांबे के तार को ऑक्सीकरण से बचाना या ऑक्सीकरण होने से रोकना। राइट माय डियर, आ रहे हैं सबको समझ में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे यार, बिना लाइक के नहीं देखना, बहुत मेहनत लगती है, तो कर दिया करो यार, हमारे लिए कर दिया करो लाइक। और चैनल दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए प्लीज़। और आप भी बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना यार, सिर्फ सब्सक्राइब वाला बटन को ऐसे दबाना ही है, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है। अभी मैं देख रहा था 65% बच्चे बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर आप सब सब्सक्राइब करते तो हमारा परिवार 3 लाख को क्रॉस कर जाता। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं देखना है, और आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल है उन तक ये क्लास पहुंचाइए ताकि वो भी देख सके, उनको भी बोलिए सब्सक्राइब करने को, क्लास देखने को। सवाल, कार्बन जिंक शुष्क सेल जो होता है उसमें विद्युत अपघटन कौन सा होता है। कार्बन जिंक बोलते हैं ड्राई सेल को। तो अभी इसमें भी 2-3 क्वेश्चन है, देखो दोनों तीनों ही आए हुए, सारे बताऊंगा। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है माय डियर अमोनिया क्लोराइड। कौन सा, अमोनियम क्लोराइड।
इसका प्रतीक अगर आपसे पूछे तो NH4Cl होता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रतीक क्या होता है? NH4Cl होता है। अगला सवाल सुनो क्या आया। सब क्वेश्चन आया था शुष्क सेल का धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होता है। ये वाला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। और ये रहा, इसके नाम से ही पता लग रहा है। सीसा कार्बन जस्ता मतलब क्या है? ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, नाम से ही पता लग रहा है। तो इसमें 2 क्वेश्चन सुन लो। पहला तो इसका एमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है। दूसरा अगर प्रतीकात्मक रूप से पूछे तो NH4Cl। तीसरा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी धनात्मक यानी एनोड किसका बना होता है? वो कार्बन का। सवाल समझ में आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छे से चल रहे हो ना? समझ में आ रहा है ना? इसका मुझे कैसे पता लगेगा? एक ही बात से पता लगेगा, बस आप लाइक वाला बटन दबा दो। जितने लाइक्स आएंगे मैं समझ जाऊंगा कि इतने बच्चे तो थे जिनको बहुत अच्छे से क्लास समझ में आई, जो चाहते थे कि यहाँ कंटेंट सही है और आए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना, शेयर किए बिना, लाइक किए बिना ना देखें। सोलर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, सोलर सेल जो होता है ना, इसका काम होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सिंपल भाषा में बताऊं तो इसका जो कन्वर्जन होता है वो लाइट इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, यानी प्रकाश की तीव्रता कितनी है। जितनी ज़्यादा प्रकाश की इंटेंसिटी, लाइट आउटपुट उतनी ही ज़्यादा। सिंपल सवाल। अगर प्रकाश तीव्रता बढ़ती है तो आउटपुट बढ़ेगी, लाइट इंटेंसिटी घटती है तो प्रकाश तीव्रता घटेगी। इसने क्या लिखा है? तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल लिख दो, ये रहा। तापमान वृद्धि के साथ वृद्धि, तापमान में वृद्धि के साथ कमी, तापमान में कमी के साथ कमी। अच्छा, यहाँ डी करना है भाई। वैसे तो दोनों सही है, देखो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। बढ़ने के साथ बढ़ता है, कमी के साथ कमी, लेकिन आपको करना कौन सा है? देखो, अब ऐसे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होते हैं, करना कौन सा आपको? आपको डी करना पड़ेगा। इसके पीछे कारण क्या है मैं बताऊं। कमी आएगी ना, जैसे मान लो मौसम खराब हो गया तो सोलर सेल काम करना बंद कर देगा। अच्छी धूप निकलेगी ना, तो भी ये थोड़ी है कि लिमिट से ऊपर काम करेगा। धूप और बढ़ती गई तो अपनी एक लिमिट तो होगी ना। इसलिए वो इस ऑप्शन के साथ नहीं जा रहे, आपको डी ऑप्शन के साथ ही जाना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। और आएगा ज़रूर पेपरों में, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, तो कवर अप कर लेना भाई, जितना आप कर सकते हो। कवर बहुत ही ज़रूरी है। ELCB का पर्पज़ देखो भाई, तो इसके ना 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आता है कि घरेलू वायरिंग में लीकेज करंट से प्रोटेक्शन के लिए किसका इस्तेमाल करते हो। पता नहीं इन एग्जामिनर्स को क्या बनी हुई है, एक ही क्वेश्चन के 2 बना देते हैं बेटे, और बच्चे खुश होते हैं कि जी मैंने 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। कहाँ पढ़ लिए? एक कोई 2 बार पढ़ लिया आपने, एक बार उसका आंसर पढ़ लिया, एक बार उसका क्वेश्चन पढ़ लिया। नाम से पता लग रहा है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी ये लीकेज करंट से हमें प्रोटेक्शन देता है घर की वायरिंग में। और लीकेज करंट कितना मान्य है उसके बाद ही ऑपरेट होती है ये, जो अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था। तो यहाँ बी ऑप्शन आ जाएगा, मॉनिटर द रेजिडुअल करंट। रेजिडुअल करंट अवशिष्ट धारा, लीकेज करंट को ही बोलते हैं। इसीलिए आजकल ELCB का दूसरा नाम या प्रोवाइडेड रूप आ गया, RCC भी बोलते हैं, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ELCB का दूसरा रूप है। 2 तरह की मार्केट में आने लग गई है। RCC भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ELCB कम होती है। बी उत्तर करना। और उल्टा क्वेश्चन आएगा कि लीकेज करंट से बचाव के लिए आप क्या लगाते हो, तब आपको करना है ELCB। और ELCB किससे बचाती है? तो वो लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देती है, लीकेज करंट की मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। एक ये देखो भैया, बच्चों ने स्क्रीनशॉट अलग अलग भेजे हैं, तो जैसे भेजे वैसे ठीक है। AC साइन वेव वाला आ रहा है ये, जिसमें आपको लोड के बीच में करंट और वोल्टेज का वेक्टर देके पूछ रहा है कि ये किसके संबंध को दर्शा रहा है। तो मैं यहाँ आपको 3 बना करके समझाऊंगा, तीनों याद रखना। देखो, इसमें क्या हो रहा है कि करंट और वोल्टेज है ना, इन फेज राशियाँ हैं। इन फेज का मतलब समझते हो क्या? एक साथ चलना, 0 पर एक साथ गया, शिखर पर एक साथ, फिर 0 पर एक साथ, फिर पीक वैल्यू पर एक साथ, फिर 0 पर एक साथ। ऐसी राशियों को इन फेज राशियाँ बोलते हैं। और ये रेजिस्टिव लोड की होती है। ये इसका तो ऑप्शन पहला ही है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। शुद्ध हिंदी में बोलेंगे करंट तथा वोल्टेज कला में है। याद रखना यार, मेरा तो सबसे फेवरेट टॉपिक है ये। फंडामेंटल AC बोलता हूँ मैं इसे, और कोर्स में हमने फुल डिटेल से क्लासेस दी हुई है। ये वाली तो इतनी डिटेल से बताते हैं कि सब कुछ क्लियर हो जाता है। कंपटीशन एग्जाम वालों के काम किया, आपको तो इतना नहीं है। अब दूसरा आता है ऐसे,
ये वोल्टेज वाला ग्राफ है मान लीजिए, तो करंट का ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है और आप देखो करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। कैसे? जब वोल्टेज 0 पर था तो 90 डिग्री पीछे, वोल्टेज पीक पर था तो ये 0 डिग्री पर आई है देखो। तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव सर्किट और करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लैगिंग है। दूसरा वाला आता है, अब कहोगे कि गुरुजी तीनों क्यों बता रहे हो? भाई मेरा फेवरेट टॉपिक है, कैसे छोड़ दूँ यार इसको, ये तो मुझे जहाँ मिल जाए वहीं मैं शुरू हो जाता हूँ। मेरा मोस्ट फेवरेट टॉपिक है ये। इसमें देखो ये करंट है तो करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चल रही है और ये कहलाता है लीडिंग, यानी यहाँ पर करंट जो है वो वोल्टेज से लीडिंग राशि है, वोल्टेज से आगे बढ़ती हुई राशि है, ये ध्यान रखना, ठीक है, याद रह जाएगा ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अच्छा ये कैपेसिटर वाला यार मैं कितनी बार इसको बता चुका हूँ। अगर ये आपके पेपर में आया है और आप गलत करके आ रहे हैं ना तो भाई मैं कहूँगा इसमें सरासर आपकी गलती है। नए जाने ये कितनी बार बताया यार, इसमें एक नहीं दो क्वेश्चन। सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि कैपेसिटेंस C, इलेक्ट्रिकल चार्ज Q और वोल्टेज V हो तो धारिता ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो सुनना ध्यान से, Q बराबर CV होता है। अगर C ज्ञात करना है तो Q अपॉन V हो जाएगा। ये रहा पहला ही ऑप्शन। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, क्या ज़रूरी क्या था, इसी में एक और क्वेश्चन आता है जो न्यूमेरिकल आता है। मतलब वो आपको ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर 0.5 कूलाम का आवेश एकत्रित करता है जब उसे 35 वोल्ट की सप्लाई दी जाए, उसकी धारिता बताइए कितनी है, और उसका आंसर आ रहा है 0.014 फेराड। मुझे बताना ये क्वेश्चन कौन कौन से बच्चे थे जिन्होंने पढ़ रखा था। पूरा कमेंट करना कि कैपेसिटर का न्यूमेरिकल मैंने पढ़ रखा था। मैं उन सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा आराम से और सबके उत्तर को लाइक करूंगा। पता तो लगे किस किस को याद है। बाई चांस आंकड़ा बदल दे, कभी नया क्वेश्चन पूछ ले आपसे, है ना। कोशिश करो भाई, जितना इन चीज़ों को याद रख सकते हो भविष्य में बहुत काम आएगी। देखो ITI तो जैसे तैसे पास हो जाओगे, आगे क्या करोगे? कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब भर्ती परीक्षाओं में कंपटीशन लड़ना पड़ता है और कंपटीशन में ऐसी ही चीज़ें वापस आती है, यही चीज़ें। अब ये वाला हैमर देखो, न जाने कितनी बार पढ़ा चुके हैं, एक दिन पहले ही क्लास में दिए। कल जो क्लास हुई थी उसमें ये हैमर करवाया था मैंने, और जो आज सुबह पेपर हो गया उसमें फिर आ गया ये। आगे से जबड़ा खुला हुआ है, क्या नाम है इसका? कला हैमर। कोने में दिख भी रहा है, ये लो उत्तर भी दिख रहा है। इसके जैसा एक और होता है, इसका काम होता है लकड़ी से पिंसर, वो कीले निकालना, जो पिंसर काम करता है। इन क्वेश्चंस को मैं क्या ही बोलूँ, बार बार हम चीज़ों को भूलते आए, पढ़ते आए। BH कर्व में X से किसको दर्शाया गया है, कितनी बार इस पूरे ग्राफ को समझा चुका हूँ मैं। ये हिस्टैरिसीस वक्र कहलाता है, BH कर्व बोलते हैं। ये पूरा एक दिन का टॉपिक है, अगर ITI कॉलेज में पढ़ाने का लिए मिले तो पूरा मैंने समझाया हुआ है। दरअसल यहाँ क्या होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व रह जाता है इतनी दूर, उसको ख़त्म करने के लिए हमें विपरीत दिशा में एक बल लगाना पड़ता है, उसे निग्राही बल बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कोवर्सिविटी, हिंदी में बोलते हैं निग्राहिता। जो ने कितनी बार पहले पढ़ा है। हाँ, अगर हमारे साथ जुड़े ही आज हो ना आप, तो भाई पीछे रह गए। कोई बात नहीं, जागो तभी सवेरा, अब भी देर नहीं हुई है। वो सारी क्लासेस देख लो। मैं कह रहा हूँ एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा और ज़िंदगी भर याद रखोगे, और वास्तव में एक बार क्लास देखने के बाद कहोगे कि यस गुरुजी हमें बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में भी आई है। बस यार टाइम निकाल लो। ITI एग्ज़ाम 2024 नाम से प्लेलिस्ट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की कॉमन है। आप अपने फर्स्ट ईयर की सिलेक्ट करके पढ़ते रहना। क्वेश्चन देखो, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना है ECE? तो चांदी का 1.118 मिलीग्राम प्रति कूलाम है। वैसे मिलीग्राम अगर हटा दें तो फिर पॉइंटों में होता है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसका मिलीग्राम में आ रहा है तो इसी को ही ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो बस माय डियर यहीं रोकेंगे आज की क्लास। और इतने ऐसे क्वेश्चंस मिले थे, और भी आते रहते हैं। देखो बच्चे भेजते तो है, पर कुछ बच्चे पेपर होने के बाद भेजते हैं, तो या वीडियो बनने के बाद भेजते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं रहता उनका। लेकिन आपको कोशिश करेंगे कि एक ऐसी मिक्स क्लास दे देंगे जिसमें अब तक सबसे ज़्यादा रिपीट हुए थे। अभी के लिए इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, प्लीज़ वीडियो को शेयर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना। डिस्क्रिप्शन में लिंक, टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, ऐप में आपके लिए फ्री टेस्ट अवेलेबल है। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।